सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुकून एफएम आपको हमेशा नई नई कहानियों से रूबरू करवाता रहता है। तो दोस्तों, हमारी नई कहानी जो सीओ से शादी चल रही है, आज हम इसके 35 से 40 एपिसोड कवर करेंगे। आपको कहानी कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और दोस्तों, जो जो हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग अपना नाम और अपने शहर और अपने गांव का नाम ज़रूर से ज़रूर वीडियो के कमेंट में लिख दिया करें। हमें पता लगा रहेगा कि हमारे व्यूवर कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर हमारे अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर अपने ज़्यादा करवाएं, जिससे हम आपको और भी नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इशिका अरोड़ा ने देखा कि वो बाहर निकल चुके हैं और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। जब से रिंकी माथुर आई थी, तब से वो लगातार बोले ही जा रही थी, हर उस सब्जेक्ट पर जिसे वो जरूरी समझती थी। अब जब कमरा खाली था तो इशिका को उसकी बातें याद आने लगी, लेकिन राहत बस इस बात की थी कि वो विक्रांत ग्रोवर को आखिरकार कमरे से बाहर निकालने में सफल रही, जो पूरे दिन से हॉस्पिटल छोड़ने का इनकार कर रहा था। वो अलमारी की तरफ बढ़ी और रिमोट निकालकर टेलीविजन चला लिया। और जैसे ही टेलीविजन देखने लगी, क्योंकि वो इतना शौकीन भी नहीं थी, लेकिन पुराने सोप ओपेरा देखकर उसको जल्दी नींद आ जाती थी। तभी इतने में ही कमरे का दरवाजा खुला और एक नर्स मुस्कान के साथ जिमी वहां पर आ गई थी। सुबह जल्दी इशिका को बाहर वो ले आए और वो जब चिंतित थी तो अब उसने पूरी गर्मजोशी से रात के खाने का टिफिन लाने की जिद की थी। जिमी अंदर आई और उसने टिफिन वहां पर रखा और दरवाजा बंद कर लिया और उसने कहा, हेलो मैम। इशिका ने अनजाने में राहत की सांस ली। सन्नाटा उसे खलने लग गया था और ये तो बस एक ही घंटा हुआ था। वो दिन भर सो चुकी थी और अब चित्रों को देखना भी अब उसे बोरियत लग रहा था। इशिका ने पास वाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, जिमी इधर बैठ जाओ, आओ। जिमी उछलती हुई आई और टिफिन को बेड साइड टेबल पर रख दिया। वो कुर्सी पर बैठी और इशिका की ओर देखकर फिर मुस्कुरा दी। वो खुश थी कि वो आज ठीक लग रही थी। जिमी ने राहत भरे स्वर में कहा, मुझे खुशी हुई कि आप ठीक हैं। सुबह मैं बहुत घबरा गई थी। तभी इशिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, विक्रांत ने इस सिचुएशन को ज्यादा ही बड़ा बना दिया था जिमी। सच तो ये था कि वो थोड़ी कमजोर थी, लेकिन विक्रांत की जो प्रतिक्रिया थी वो और भी ज्यादा नाटकीय हो गई थी। तभी जिमी ने कहा, ये खाना मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशल। एक प्लेट इसमें फ्राइड राइस है, फ्राइड चिकन है और एक कटोरी गर्मा गर्म सूप। कुछ कटे हुए फल भी हैं। आप ये खा लीजिए, आपको जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। इतने खाने के बारे में इशिका सोचने लगी थी। इशिका को इस तरह सोचता हुआ देखकर जिमी ने उससे पूछा, तो आप अभी पहले क्या खाना चाहेंगी मैम? उसे ये सख्त निर्देश थे कि इशिका को खाना खिलाकर ही वो वापस लौटेगी। अगर वो भूखी रह गई तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर अशोक ग्रोवर की नर्स उस रात डबल ड्यूटी कर रही थी। इशिका की भी जांच कर रही थी, लेकिन जिमी को इशिका को छोड़कर जाने का कोई मन नहीं था। वो चाहती थी कि वो सारी रात वहां रहकर उनकी देखभाल करे, पर जब तक इशिका गहरी नींद में न चली जाए तब तक वो वहां पर रहेगी। इशिका ने कहा और जिमी ने वो खाना पास कर दिया। हाँ जरूर, जो भी है मैं खा लूंगी। जिमी ने चम्मच उठाते हुए पूछा, तो बताइए पहले आपको क्या खिलाऊं? तभी इशिका ने मुस्कुराकर चम्मच अपने हाथ में ले लिया और कहा, अरे मैं खुद खा सकती हूँ जिमी। जिमी ने मेरी फ्रिज की ओर मुड़ते हुए कहा, ओके ठीक है, आप खा लें, मैं पानी ले आती हूँ। तभी इशिका ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से पूछा, क्या मुझे ठंडे की बजाय गर्म पानी मिल सकता है जिमी? जिमी ने जो अपने पास बोतल रखी हुई थी वो बिल्कुल घर से ही गर्म पानी करके लेकर आई थी। तभी उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उसने उस केतली में पानी से हल्का गर्म कर लिया और फिर कप में डालकर इशिका को दे दिया। लीजिए, आप गर्म पानी लीजिए। इसी बीच विक्रांत, राजवीर, रिंकी एक 7 सितारा होटल में चले गए थे। तभी रिंकी ने टेबल पर रखे नमकीन चिप्स खाते हुए पूछा, आपने कोई बड़ा फंक्शन क्यों नहीं किया विक्रांत जी? विक्रांत ने बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया, क्योंकि मुझे नहीं करना था, इसलिए नहीं किया। वो जितना हो सके कम बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिंकी उसे मजबूर कर रही थी जवाब देने के लिए।
ये उसका स्टाइल था, चुभती बातें करना और हर चीज की तह तक जाना। तभी रिंकी ने फिर सपनों भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन हर लड़की का सपना होता है वो लाल जोड़े में मंडप में जाए और सबकी निगाहें उस पर हो। जैसे ही वो बातें कर रही थी उसको अपने शादी के दिन याद आ गए थे। विक्रांत थोड़ा असहज हो गया था। उसने तुरंत मेन्यू उठा लिया और खाना ऑर्डर कर लिया, लेकिन बातचीत के पहले ही उसका मूड बिगड़ गया था। तब रिंकी ने हंसी रोकते हुए कहा, प्लीज ये मत कहिए कि आपने उसकी राय लिए बिना ही कोर्ट मैरिज कर ली। विक्रांत ने राजवीर से पूछा, राजवीर, क्या ये जानती है? लगातार सवालों के चलते वो भ्रमित हो गया था कि रिंकी को सारी बात पता है या नहीं। राजवीर ने दूसरी तरफ देखे लाल लॉन्च की कुर्सियां गिनने लगा। विक्रांत जानता था कि राजवीर अपनी पत्नी से कोई बात छिपा नहीं सकता, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि इस बार वो कुछ छिपाएगा। तो तुम्हें सब पता है, फिर तुम शादी की रस्मों की बात कैसे कर सकती हो जबकि तुम्हारे पति ने तुम्हें सब बता दिया? हमने 1 साल बाद तलाक लेने की शर्त भी मंजूर की है। विक्रांत ने कहा और पानी का घूंट पिया। तभी रिंकी फट पड़ी। तुम तुम बहुत बड़े बदमाश हो विक्रांत, तुमने अच्छा नहीं किया। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग उनकी ही तरफ देखे जा रहे थे। तभी राजवीर ने उसकी पीठ सहलाई और खुद भी हैरान हो गया था, लेकिन अब जब वो सारी बात सामने आ ही गई थी तो वो रिंकी की बात से सहमत था। विक्रांत ने गलत किया। उसने कहा, रिंकी, शांत हो जाओ। लेकिन रिंकी ने और बिफरते हुए कहा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि प्रेस में क्या होगा? तलाक की खबर बाहर आई तो इशिका को क्या क्या सहना पड़ेगा। तुम बस अपने बारे में सोचते हो और बाकी सबको नजरअंदाज करते हो। तुमने उससे शादी क्यों की? उसे नीचा दिखाने के लिए? रिंकी पूरे गुस्से में आ गई थी और वो लगातार बोले ही जा रही थी। तभी विक्रांत ने राजवीर की ओर देखकर कहा, राजवीर, अपनी पत्नी को संभालो। राजवीर क्या करता, बेचारा असमंजस में पड़ गया था। लगभग उसकी पत्नी बात तो ठीक ही कह रही थी। तभी उन्होंने कहा, देखो तुम रिंकी, शांत हो जाओ। सब कुछ सही है, अगर खाना ऑर्डर ना हुआ तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। हम खाना खाने आए हैं और कुछ बात करने नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। तभी रिंकी ने फिर कहा, तुम बहुत बड़े बदमाश हो विक्रांत। डिनर के बाकी समय में रिंकी विक्रांत ग्रोवर से बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो इतना दिल कठोर रखता है और खुदगर्ज इंसान निकलेगा। वो जानती थी कि वो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक स्वार्थी हो सकता है। अगली सुबह इशिका अरोड़ा से मिलने चली जाती है और उसने विक्रांत के साथ तलाक के इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए तो शायद उसका गुस्सा और भी भड़क जाता। तभी रिंकी ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसे टैक्सी से वहीं छोड़ दो जहां जाना है। विक्रांत उनके साथ ही कार में बैठा और योजना यही थी कि वो हॉस्पिटल वापस छोड़ देंगे, लेकिन रिंकी इतनी चिढ़ गई थी, अब उसके साथ एक पल भी गाड़ी में बिताना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और अपने पति राजवीर के बाहर आने का इंतजार करने लगी। विक्रांत ने राजवीर से पूछा, जो अभी भी कार की ओर आ रहा था, राजवीर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये रिंकी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है? विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि रिंकी इतना नाराज क्यों है। कि वो तलाक लेने की बात कर रहा है, उसका मानना है कि वो इशिका कभी एक जोड़ी के रूप में फिट नहीं बैठते। इशिका वाकई खूबसूरत थी, लेकिन वो उसकी पसंद नहीं थी। सच कहें तो उसे खुद पता ही नहीं था कि उसकी पसंद है क्या। तभी राजवीर ने उसके सवाल को दोहराया, ज्यादा रिएक्ट कर रही है। वो रिएक्ट नहीं कर रही विक्रांत, वो तुम्हारे निर्णय प्रभाव को समझती है। इशिका पर क्या बीतेगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो इस रिश्ते में तुमसे कहीं ज्यादा इन्वेस्टेड है, तुम्हें पता भी है इस बात का। राजवीर ने बड़े ही समझदारी से विक्रांत को धीरे धीरे सब बातें समझा दी। तभी वो आगे आ गया और उसने कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन रिंकी अक्सर नहीं हमेशा सही होती है। उसे अकेले कार में नहीं छोड़ा जा सकता। गुड नाइट। उबर ले लो, ज्यादा बहस मत करो और ठंड बढ़ रही है। विक्रांत बेचारा कुछ कहे नहीं पाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त और जो सेक्रेटरी उसे इस तरह अकेला छोड़ देंगे बिना कोई इंतजाम किए। उधर रिंकी ने राजवीर के अंदर आते ही सवाल कर दिया, तुमने मुझे उस गधे से बात करने से क्यों रोका, बताओ। राजवीर ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम जानती हो कि वो भावनाओं से कटे हुए इंसान का कैसा होता है।
उस पर ज्यादा सख्ती मत करो, वो एक मैच्योर शरीर में बच्चा है, तुम्हें पता है उसने अभी तक कुछ देखा नहीं है। लेकिन रिंकी ने अपने एयरपोर्ट्स लगा लिए और उसे मानने में खलल हो रही थी कि शायद राजवीर सही कह रहा था। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है, बस तुम ड्राइव करो। इधर विक्रांत ने भी उबर ले ली और हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में जा पहुंचा। जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा इशिका बिस्तर पर सो रही है और उसके पास एक अनजान सी आकृति भी गहरी नींद में है। वो घबराया लेकिन शांति बनाए रखी, क्योंकि वो इशिका को जगाना नहीं चाहता था। वो पास गया और उस आकृति के कंधे पर हाथ रखकर हिलाया। नींद में डूबी वो लड़की परी जैसी उठी और विक्रांत को सामने देखकर झटके में खड़ी हो गई। उसने झुककर अभिवादन किया। नमस्ते यंग मास्टर। अब विक्रांत समझ गया था कि उसके घर की नौकरानी स्टाफ से है। तभी परी ने धीमे स्वर में बताया, मैं रात का खाना लाई थी जो जिमी मैडम ने इशिका मैम के लिए भिजवाया था। विक्रांत को स्टाफ के चेहरे याद नहीं थे। उसने बड़े ही संक्षेप में कहा, ओके, अब तुम जा सकती हो। परी जल्दी से उठी, पूरा टिफिन समेटा और कमरे को यथासंभव दुरुस्त किया और बाहर निकल गई। जाते समय उसने देखा कि विक्रांत एक नर्स के साथ वापस आ रहा है। नर्स के हाथ में और कंबल थे और परी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वो वहां से तुरंत चली गई। नर्स ने कमरे में कंबल सही ढंग से लगा दिए और विक्रांत की थोड़ी और ज्यादा ध्यान से देखा। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, सर, हो गया काम। विक्रांत ने बिना आंखें उठाए तुरंत फोन को देखते हुए कहा, ओके, तुम जा सकती हो। नर्स बाहर निकलते समय मुड़ मुड़कर उसे देखती रही। विक्रांत उसी जगह बैठ गया जहां नर्स बैठी थी। उसने देखा कि इशिका अभी भी गहरी नींद में थी। वो अपने फोन पर दिन भर की खबरें पढ़ता रहा। कुछ समय बाद वो ही सोफे पर लेट गया और सो गया। सुबह की अलार्म हल्की हल्की आवाज के साथ इशिका की नींद खुल गई और वह उठकर बैठी और चारों ओर देखने लगी। उसकी नज़र विक्रांत पर पड़ी, जो गहरी नींद में था। उसके हाथ की ड्रिप खत्म हो चुकी थी। उसने नर्स को बुलाया, ड्रिप हटवाई और तैयार होने चली गई। वो आज अशोक ग्रोवर से मिलने वाली थी। उम्मीद थी कि आज उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। तभी दरवाजे पर कोई आया और दरवाजा धीरे से खुल गया। तभी विक्रांत वहीं पर खड़ा था, बाल बिखरे हुए थे और वो बेहद आकर्षक लग रहा था। इशिका ने अपनी आंखें मसल कर दरवाजे की चौखट पकड़ दी। तुम तुम यहाँ क्या खड़े हो? विक्रांत ग्रोवर की सुबह की आवाज सुनते ही इशिका अरोड़ा के घुटनों में जैसे ताकत खिसक गई। उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए दोनों हाथ सामने सिंक पर रखे ताकि वो गिर न जाए। अगर दोबारा गिरती तो विक्रांत कल से भी बड़ा मुद्दा खड़ा कर देता। वो ऊपर से सख्त दिखता था, लेकिन इशिका जान चुकी थी कि उसके भीतर एक कोमल दिल धड़कता है और वो अंदर से बड़ा ही सॉफ्ट है। तभी विक्रांत ने फिर पूछा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? इस बार उसका हाथ उसके बालों में चला गया और उन्हें सलीके से वो ठीक कर रहा था। इशिका ने बड़े ही शीशे की ओर मुड़ते हुए जवाब दिया, मैं अशोक ग्रोवर से मिलना चाहती हूँ, इसीलिए थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ। वो जानती थी कि अगर वो उसे यूं ही देखती रही तो शायद पूरे दिन उसे ही देखती रह जाएगी। तभी विक्रांत ने आश्चर्य से कहा, क्या इतनी जल्दी? उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो लड़की कल बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, वह पूरे अस्पताल में घूमने की सोच रही है। उसने उसके हाथ थाम लिए और उसे अपनी ओर खींचा और पास ले आया। तभी जब तक डॉक्टर अनुमति ना दे वो बस उसे यूं घूमने नहीं देगा। अभी कई प्रिस्क्रिप्शन बाकी थे। तभी उसने कहा, यहाँ आओ, तुम वहां नहीं जा सकती। इशिका को अपने नन्हे हाथों पर उसके मजबूत हाथों की गर्माहट किसी चमत्कार के जैसी लगी। और जब वो कभी आरव के साथ होती थी तो बहुत सावधान रहती थी, यहाँ तक कि हाथ तक नहीं थामती थी। लेकिन विक्रांत के छूने मात्र से ही उसके भीतर कोई चिंगारी सुलग उठती थी। विक्रांत ने सोफे की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना। इशिका उसकी बात मानते हुए चुपचाप बैठ गई, जैसे कोई बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चा हो। तभी उसने कहा, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे देते। तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। विक्रांत ने वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए कहा। इशिका अब भी विचारों में डूबी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत की आवाज सुनी वो वहीं वर्तमान में लौट आई। तभी उसने और वॉशरूम की ओर चलने लगी और कहा, रुको, मैं ठीक हूँ। हाँ, मुझे घूमने फिरने के लिए डॉक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे जाने दो। विक्रांत ने उसके कदमों की आहट सुनते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम यूज करना चाहोगी? इशिका यह बात सुनते ही झेंप गई।
वो सोफे की ओर मुड़ गई और उसने कहा, हे भगवान, माफ करना, ये क्या बातें कर रहा है। पीछे से प्लश की आवाज के साथ वो वॉशरूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। विक्रांत की गहरी काली आंखें उसे तीखी निगाहों से देख रही थी। इशिका खुद को दिलासा देते हुए सोचने लगी, ये सिर्फ अकेलापन है जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा है। मैं इस आदमी से प्यार नहीं कर सकती। तभी विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया और उसका फिर से सोफे पर बैठा दिया। तो तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? इशिका ने मन ही मन खुद को चेता लिया। तो तभी उसने कहा, पागल लड़की, निकल इस फालतू एहसास से। तुम्हें अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा। क्या सोच रही है? फिर उसने अपने आप को बड़ा ही तरीके से रोक लिया और कहा, मुझे अशोक ग्रोवर से मिलना है। इसके लिए मुझे किसी डॉक्टर की नोट की जरूरत नहीं। उसने उस गर्म एहसास को नजरअंदाज करते हुए कहा जो उसके शरीर के ऊपर से नीचे दौड़ गया था। विक्रांत ने उसका हाथ छोड़े बिना उत्तर दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर को आने दो। वो सोच रहा था कि हाथ कितने जादुई है जो सुबह सुबह बेहतरीन पेनकेक की तरह बना रहे थे। तभी इशिका ने दृढ़ता से कहा, मैं पहले भी बिना डॉक्टर के ऐसी परिस्थिति से गुजर चुकी हूँ और ये कोई खास बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता रहता है। ये बात उसके लिए बड़ी नहीं थी, इसलिए विक्रांत को भी इससे बड़ा नहीं बनाना चाहता था। दर्द जो रोकने वाली गोली थी और ड्रिप ने उसे बिल्कुल अब ठीक कर दिया था। तभी विक्रांत ने अपनी आवाज में कहा, इशिका, अब तुम दिल्ली के सबसे अमीर परिवार की बहू हो। तुम अपने आप को संभाल कर नहीं रख सकती क्या? उसके इस शब्दों में इशिका के भीतर एक अजीब सी प्रतिक्रिया पैदा कर गई। उसकी उंगलियां उसके हाथ में ऐसे सिकुड़ गई जैसे कोई गेंद हो। विक्रांत को तुरंत एहसास हो गया कि उसने कुछ गलत कह दिया है। तभी उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, आई एम सॉरी, मैंने कुछ शायद ज्यादा ही कह दिया। उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या गलती की, लेकिन इतना जरूर वो जान गया था कि उसने उसे दुखी कर दिया है। तभी इशिका ने आश्चर्य से पूछा, सॉरी? किस बात के लिए? किस बात के लिए माफी मांग रहे हो तुम? मैं समझ नहीं पा रही। वो सच में ही नहीं समझ पा रही थी कि इस बात पर वो क्या प्रतिक्रिया दे। तभी विक्रांत ने कहा, "आ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आपको ये पसंद नहीं कि मैं आपको ग्रोवर परिवार की बहू कहूं। तभी इशिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे अच्छा या बुरा लगता है। बात बस ये है कि आप बार बार कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप कभी मुझे अपनी पत्नी जैसा महसूस नहीं करवाते। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम दोनों जानते हैं कि कुछ ही महीनों बाद हम अलग हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इस कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह निभाएं जैसा आपने लिखा है। वो नहीं जानती थी कि उसके शब्दों में उसे गुस्सा क्यों आया, लेकिन आया जरूर। दोनों ही अब थोड़े खिजे हुए से लग रहे थे। तब विक्रांत ने अपने दांत पीछे और कहा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इशिका को अब एहसास हो गया था कि वो सचमुच नाराज हो गए हैं, लेकिन वो क्यों हुआ, ये अब उसके दिल में एक रहस्य बन गया था। विक्रांत ने खड़े होकर चारों ओर देखा, बस इशिका की ओर नहीं। शायद वो कुछ कहता तो मामला और बिगड़ जाता। उसने कहा, शायद मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। इशिका ने भी आगे और कुछ नहीं कहा और बिस्तर पर लेटने चली गई। विक्रांत कमरे से निकलते हुए सीधा अशोक ग्रोवर की ओर कमरे की ओर गया। जब उसने देखा, दरवाजा खोला और देखा कि दादाजी फोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं। विक्रांत ने मुस्कुराकर ध्यान खींचने की कोशिश की। आपका इकलौता पोता हाजिर है। अशोक ग्रोवर ने चौंकते हुए फोन एक और रख दिया और कहा, क्या हुआ? क्या ग्रोवर इंडस्ट्रीज में आग लग गई? विक्रांत को यह बात पता नहीं कुछ और ही लगी। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इशिका की तबीयत खराब थी तो उसे कल यहाँ लेकर आया हूँ। इशिका का नाम सुनते ही अशोक ने तुरंत उसकी ओर मुड़ गए और कहा, ओह, तो कैसी है वो? मुझे उससे मिलना है। विक्रांत को साफ साफ समझ आ गया कि इशिका किसी तरह उनके दिल में पहुंच गई थी। उनके लिए अब इशिका की चिंता सबसे ऊपर थी। विक्रांत ने व्यंग्य से कहा, मैं भी ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। अशोक ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी व्हीलचेयर की ओर झुके और कहा, तुम्हें देखकर ही लगता है तुम ठीक हो। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? मुझे व्हीलचेयर पर बैठाओ जल्दी। फिर उन्होंने आदेशमुक्त लहजे में कहा। विक्रांत ने हल्की हाँ भरी। वो जानता था कि वो अपने दादा को इशिका से मिलने से रोक नहीं पाएगा।
शायद इसी वजह से वो दोनों एक जैसे हैं, जिद्दी, और जो ठान लिया वो करके रहेंगे। 1 मिनट रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। विक्रांत चाहता था कि पहले डॉक्टर को बुला लिया जाए, अगर कोई परेशानी ना आए तो वो उनको वहां मिलवाने के लिए ले जाएगा। तभी वो वहां से बाहर चला गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। डॉक्टर के साथ लौटते हुए विक्रांत ग्रोवर अपने दादा अशोक ग्रोवर को व्हीलचेयर पर बैठाकर उस वार्ड की ओर ले गया जहां इशिका अरोड़ा थी। दरवाजा का खुलने पर आहट ने इशिका चौंक कर पलटी और बड़े ही तेजी से खड़ी हो गई। व्हीलचेयर पर बैठे अशोक ग्रोवर को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। जब से वो उनसे मिली थी, ये पहला मौका था जब उन्हें वार्ड से बाहर देखा था। उसके दादाजी भीतर आज भी अपने लिए अपने घर जाने की राह बनाई हुई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अल्कोहल सैनिटाइजर रगड़ा और कोमल स्वर में पूछा, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है श्रीमती ग्रोवर? इशिका ने धीमे स्वर में कहा, अब ठीक लग रहा है। क्या आप लेट सकती हैं? मैं कुछ जांच करना चाहता हूं। तभी डॉक्टर के कहने पर वो बिस्तर पर लेट गई। विक्रांत ने अशोक को एक कुर्सी पर आराम से बिठाया और फिर चुपचाप बगल के सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यस, आपकी हालात स्टेबल है। मुझे लगता है कि आज दोपहर तक आपको छुट्टी मिल जाएगी। इशिका के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की बात के बीच में विक्रांत ने हस्तक्षेप किया, डॉक्टर, क्या आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये घर जा सकती हैं? क्यों ना आज रात आप यहाँ पर इनका निरीक्षण करें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, ये काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। मैं कुछ फॉलोअप दवाइयाँ लिखूंगा, सप्लीमेंट दे दूंगा जो इन्हें रात को लेने होंगे। अगर दर्द होता है तो 1-2 गोली ले सकती हैं, बाकी ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। वो हंसते हुए बोले, बस ध्यान रहे कि पति को डराए नहीं। तभी इस बात पर अशोक ने रुचि लेते हुए कहा, डॉक्टर रोज, आपका क्या मतलब है? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, जब ये कल आए थे तो विक्रांत ने अपनी पत्नी को लेकर काफी हंगामा किया था। अशोक ने आंखों में शरारत ली कहा, ओह, क्या सच में? विक्रांत इधर मुस्कुरा रहा था। पापा, उसकी मुस्कान देखकर उसको लग रहा था कि वो उनके मजे ले रहे हैं। तभी अशोक ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, आप कुछ करते ही नहीं है। विक्रांत हल्के से तंज में आ गया था। उसको पता लग गया था कि डॉक्टर और अशोक उनके मजे ले रहे हैं। वो समझ रहा था कि दादाजी जरूर कुछ सोच रहे हैं जो उन दोनों के लिए अनजानी मुसीबत बन सकती है। तब इशिका ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या डॉक्टर ग्रोवर घर जा सकते हैं? मैं सोच रही थी कि अब उन्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। घर जाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर रोज खुश होकर बोले, यस बिल्कुल, इन्हें घर जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि घर पर रहकर ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी विक्रांत ने झुंझलाते हुए कहा, इशिका 1 मिनट, वो मेरे दादा हैं, उनके बारे में निर्णय मैं लूंगा। इशिका ने उसे घूरते हुए पूछा, मैं भी तो ग्रोवर फैमिली का हिस्सा हूं ना? ये सुनकर विक्रांत चुप रह गया, लेकिन उसकी भौहें तन गई, उसके भीतर उथल पुथल मच गई। वो कुछ कहने ही वाला था, अशोक ने हल्के स्वर में टोका, तुम दोनों के बीच बहस हो रही है, मुझे पूरा यकीन है। भले ही तुम्हारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, तुम दोनों बहुत प्यारी जोड़ी बनोगे आखिरकार। और ये सुनते ही विक्रांत अचानक चौंक गया। उसकी नजरें दादाजी और फिर इशिका की ओर गई। तो भी उसने गला साफ किया और कहा, मैंने कहा था ना कि उसे सब कुछ मत बताना, फिर भी तुमने बता दिया। क्या तुम इतना अविश्वसनीय हो? इशिका के भीतर खून उबलने लगा। क्या मतलब? मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो सिर्फ आपके दादाजी की भलाई चाहती थी और आपने मुझे एक बाहरी जैसा बना दिया है। अशोक ने तभी ठंडी आवाज में कहा, विक्रांत, तुम कितने छोटे सोच रखते हो ना? क्या ऐसी बातें करते हैं कोई अपनी पत्नी से? ये सुनकर विक्रांत और ज्यादा स्तब्ध हो गया। तभी अशोक ने दृढ़ता से कहा, मैं सब जानता हूँ, इशिका ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरी नजरें सब देख रही है, मुझे पहले ही पता लग गया है। विक्रांत अब शांत हो गया था। उसने धीमे से इशिका की ओर मुड़कर कहा, सॉरी। इशिका ने ठंडी आवाज में कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ आपके दादाजी का ख्याल रख रही थी और आपने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। अशोक ने अपने व्हीलचेयर इशिका के करीब सरकाते हुए कहा,
तुम बहुत बड़े मूर्ख हो विक्रांत। विक्रांत ग्रोवर अब ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। वो वहां से निकल गया क्योंकि वो दादा अशोक ग्रोवर के चुप और आलोचनात्मक निगाहों से ज्यादा देर सहन नहीं कर पाया। उसने ड्राइवर से कहा कि वो अर्पित को लेकर इशिका को घर छोड़ आए और फिर सीधा ग्रोवर इंडस्ट्रीज के दफ्तर में चला गया। इशिका ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो वो इस परिवार का हिस्सा कहलाने की हकदार नहीं थी। और जब तक तलाक का फैसला दोनों की तरफ से लगभग तय हो गया था तो पीछे मुड़ने का रास्ता भी नहीं बचा था। अशोक ग्रोवर जो पहले हॉस्पिटल से घर जाने को लेकर उदासीन थे, लेकिन आज विक्रांत इशिका के प्रति व्यवहार को देखने के बाद खुद ही घर लौटने का उन्होंने निर्णय ले लिया था। शायद अगर वो घर पर रहेंगे तो जिमी को जिम्मेदारी सौंपने के बजाय चीजों पर नजर रख पाएंगे। उन्हें अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने इशिका से वादा किया था कि वो हनीमून पर दोनों को भेजेंगे, लेकिन शादी के पहले महीने में सब कुछ उलझ गया। तब इशिका ने नर्म आवाज में कहा, आई एम वेरी हैप्पी, आपने मेरे साथ घर आने का फैसला कर लिया। अगर अशोक ने मना किया होता तो इशिका विक्रांत की नजरों में मूर्ख नजर आती। उसे बुरा भी लगता। अगर उसके पास कहीं और जाने की जगह होती तो शायद वो चली जाती, लेकिन विक्रांत जानता था कि दादाजी को वो फिर से बुला लेगी। लगभग धीरे धीरे करके कुछ महीने बीत गए। जब दोनों अलग अलग रह रहे थे, इशिका काम में लगी रहती और जिमी के साथ वक्त बिताती रहती। उसने अशोक को व्हीलचेयर से कार में बैठाया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने जिमी को मैसेज किया और अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब वो फिर से साथ साथ में वक्त बिता सकते थे। अब वो शादी में क्या खो रही है और उस पर ध्यान देने के बजाय जिन रिश्तों को वो सजो सकती थी उन पर ध्यान देना चाहती थी। वो विक्रांत से अपने नए बिजनेस के बारे में भी पूछने वाली थी। इसने जितना जल्दी वो अपने स्टार्टअप की और शुरुआत करेगी उतना ही अच्छा होगा। जब वे हवेली पहुंचे तो घर के सारे नौकर अशोक ग्रोवर का वेलकम करने के लिए बाहर ही खड़े हुए थे। तभी अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस घर को फिर देख पाऊंगा। उन्होंने हॉस्पिटल इसलिए चुना था ताकि परिवार का बोझ न बने, लेकिन इशिका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो घर पर कोई उनका स्वागत करेगा और उनका ध्यान रखा जाएगा। इशिका ने धीरे से अंदर लेकर जाते हुए उनसे कहा, आप ऐसा न कहिए, आप हमेशा यहीं रहेंगे। अशोक ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, थैंक यू सो मच, मुझे घर वापस लाने के लिए थैंक यू सो मच। तभी इशिका ने आत्मीयता से कहा, जब भी आपको कुछ भी चाहिए होगा मैं यहीं पर हूं, आप मुझे तुरंत बोलना, मैं तुरंत ले आऊंगी। फिर आगे चल चलकर उसने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, तो बताइए रात में आपका खाने का क्या मन है। यह उनके घर लौटने के बाद पहली रात थी और इशिका चाहती थी कि वो जो चाहें उन्हें वही परोसा जाए। रही बात विक्रांत की, तो अब तो वो चाहे खा सकता था क्योंकि वो अब एक परिवार नहीं रह गए थे। अशोक की भी कोई विशेष डिमांड नहीं थी, इसलिए इशिका ने पैन पिज्जा बनाया और दोनों ने साथ में बैठकर हल्की फुल्की बातें करते हुए खाना खा लिया। अशोक घर के माहौल और बदलाव से थक गए थे, इसलिए जल्दी ही सोने चले गए। इशिका विक्रांत का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे उसकी कई बातें करनी थी, जैसा कि उनके बीच बचा हुआ समय कैसा चलेगा, बिजनेस की आगे क्या क्या वो बात कर सकते हैं और सोने की व्यवस्था और खाना कैसे खाएंगे। वो उसके साथ खाना बांटने के लिए तैयार थी, लेकिन विक्रांत ने सदा की तरह अपनी बेरुखी बनाए रखी थी। अगर वो उसके प्रति ज्यादा नरम रवैया रखेगी और शायद उसे प्यार हो जाएगा तो फिर उसे ये घर छोड़ना पड़ा तो एक बार फिर टूट जाएगी। वो जानती थी कि वो बस नाम मात्र की ग्रोवर परिवार की थी। उसका इस घर में कोई रिश्ता नहीं बचा हुआ था। वो जब टेबल साफ कर रही थी तो विक्रांत घर पर आ गया था। हाल ही में वो डिनर पर जल्दी से आया करता था, लेकिन उसे इशिका को टेबल साफ करते हुए देखकर जैसे झटका सा लगा। क्या उसने उसके बिना खाना खा लिया था? ये पहली बार था। क्या वो अब भी सुबह की बातचीत से नाराज थी या सिर्फ मेज साफ कर रही थी? तभी उसने आकर धीरे से कहा, हेलो। उसे अंदाजा नहीं था कि इशिका किस मूड में है, इसलिए उसने संभल कर बात करनी शुरू कर दी। आइए। इशिका ने हाथ में नैपकिन थामे हुए सिर उठाकर कहा, क्या मैं खाना खा लूं? विक्रांत ने आते ही पूछा और उसे भूख लग रही थी। सुबह से उसने सिर्फ एक रोटी खाई थी। इशिका ने बड़े ही सहजता से कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। उसने 2 पैन पिज्जा बनाए थे। एक उसने अशोक को खिला दिया था और दूसरा बचा विक्रांत के लिए। अगर वो नहीं खाता तो उसे फ्रिज में रख देती, अगले दिन लंच में खा लेती। वो रसोई की ओर चली गई और उसने कहा, आप बैठिए, फ्रेश हुई, मैं लाती हूँ।
उसने टेबल सजाई और विक्रांत बैठने खाने लगा। उसे मानना पड़ा कि इशिका एक बेहतरीन शेफ थी और अब वो उसका खाना चुपचाप खा रहा था। खाने के बाद उसने प्लेट को किनारे पर रख दिया और इशिका ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने बर्तन को मेज पर अपनी जगह पर रख दिया और विक्रांत को खाना खाते हुए बस यूं ही फोन स्क्रॉल करते हुए देखा था, लेकिन अब वो बात के लिए तैयार थे। तभी विक्रांत ने कहा, ओके, बताइए क्या बात है। उसे आपसे ज्यादा पहले सहज महसूस हो रहा था। उसे लगा कि शायद इशिका अब नाराज नहीं है। उसे भी यह महसूस हुआ कि उसने उस अभद्रता से बात करने की बिल्कुल गलती कर दी थी। बिना माफी मांगे वो अस्पताल में उसे छोड़ भी आया था। अगर इशिका उनके रिश्ते में दखल न देती तो शायद उनका रिश्ता अब ठीक रहता। तभी इशिका ने बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, वो बिजनेस के बारे में। और इस तरह की बात सुन के ही विक्रांत की त्योरियां चढ़ गई। अब क्या करेगा विक्रांत? क्या होगा उनके बीच का आगे क्या डील? क्या इशिका के बिजनेस की बात बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, कहानियों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। एक कमेंट करके हमें बताते रहें कि कहानी कैसी लग रही है।